आज हम इस वीडियो में वृद्धावस्था में किस प्रकार स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सकता है, किस तरीके से वृद्धजनों की बीमारियों का पता लगाना चाहिए, क्या उनको सलाह देनी चाहिए, किस प्रकार उनको दवा लेनी चाहिए, क्या सावधानियां दवा लेने में और इलाज में रखनी चाहिए, उसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि वास्तव में उम्र है क्या। Aging is a progressive loss of adaptability of individual organism as time passes. यूं आपकी उम्र बढ़ती है, यूं आपके शरीर में वातावरण से लड़ने की क्षमता, आपके स्वयं की क्षमता, आपके अलग अलग जो शरीर में ऑर्गन हैं, अंग हैं, उनके काम करने की क्षमता कम हो जाती है और मोटे तौर पे इसी को ही वृद्धावस्था कहते हैं। आपकी वातावरण से होम्योस्टेसिस, किस तरीके से शरीर उनसे लड़े, किस तरीके से उनसे आपकी सेंसिटिविटी प्रभावित होती है, आप किस तरीके से आपके शरीर के अंग धीरे काम करने लग जाते हैं, ये सब आपको उम्र के साथ महसूस होने लग जाता है और इसी विषय पे आज चर्चा की जाएगी। मैं आपसे को बताना चाहूंगा कि 2030 तक 65 साल से अधिक की उम्र के लोग विश्व में 20% से ज्यादा हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी समस्या उम्र के इलाज की होने जा रही है। आज की तारीख में देखें तो सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति जापान में हैं। धीरे धीरे प्रत्येक देश में उम्र का बढ़ता जा रहा है, वृद्धावस्था के लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये ग्राफ बताता है कि जापान में, इटली में, स्वीडन में दूसरे देशों के मुकाबले वृद्धावस्था के रोगी बढ़ते जा रहे हैं, अधिक बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या वृद्धावस्था की जो लक्षण है या वृद्धावस्था की समस्याएं हैं एक जवान व्यक्ति की या बच्चे की समस्याओं से भिन्न है? हाँ, ये बिल्कुल भिन्न है। वृद्धावस्था में इनस्टेबिलिटी यानी गिरने की स्थिति बहुत ज्यादा होती है। वृद्धावस्था में आप जोड़ों के दर्द के मारे ज्यादा चल नहीं पाते। वृद्धावस्थाओं में आप पेशाब पे कंट्रोल नहीं करते हैं तो बार बार पेशाब जाना पड़ता है या कई बार कपड़े गीले भी हो जाते हैं। वृद्धावस्था में मानसिक रूप से कंफ्यूजन रहता है, आपका सोच में परिवर्तन हो जाता है, आपके रिश्तेदार और जो आपकी सेवा कर रहे हैं वो भी आपकी स्थिति से व्यथित हो जाते हैं। आपका शरीर, कई बार हमें रोगी कहते हैं कि हमारा शरीर ठंडा रहता है। हाँ, वृद्धावस्था में हथेली और पगतली, जिसका खून का दौरा कम हो जाता है, वह ठंडे रहने लग जाते हैं। कुछ वृद्धावस्था में आयाट्रोजेनिक भी स्थितियां पैदा होती है, स्वजनित। जैसे कोई इन्फेक्शन वाला व्यक्ति घर में मिलने आया तो वृद्धावस्था में इन्फेक्शन लगने का डर रहता है। पर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे शरीर की जो क्षमता है, रिड्यूस्ड फिजियोलॉजिकल रिजर्व, जो हमारा फिजियोलॉजिकल रिजर्व है, यानी हमको तापक्रम मेंटेन करने का, हमारे शरीर से पसीना बराबर निकलने का, हमारे शरीर में पेशाब को कंट्रोल करने की क्षमता, ये सब बहुत कम हो जाती है। और साथ में इस सब को ध्यान में देखते हुए कि छोटी सी समस्या कई बार बहुत बड़ा रूप ले लेती है। दिखने को तो लगता है बुखार 3 दिन का हुआ, जब जांच कराई जाती है तो पता लगता है पेशाब में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया या फेफड़े में निमोनिया हो गया, इस तरीके से। और वृद्धावस्था में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, वह यह है कि किसी भी एक बीमारी के कई कारण हो सकते हैं और कई कारणों से एक बीमारी हो सकती है। जैसे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जैसे पेशाब नहीं रोक पाना, इज वर्सन बाय फीकल इंफेक्शन। अगर देखा हमने, मरीज बताते हैं कि अगर हमको कब्जी होती है तो पेशाब बार बार आने लग जाता है, कई बार पेशाब रुक भी जाता है, कई बार जुकाम खांसी की दवा देते हैं तो पेशाब पे बहुत बुरा असर
बढ़ जाता है। तो इन सब चीजों को वृद्धावस्था में विशेष तौर से रोगियों को भी व उनकी सेवा करने वाले घर वालों को भी बहुत ध्यान रखना होता है। हम यहाँ आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आपका फिजियोलॉजिकल रिजर्व कम हो गया है, जो कि वृद्धावस्था में हो जाता है, तो सामान्यतया ये देखा गया है कि वृद्ध व्यक्ति अपनी बीमारी के बारे में हमको बहुत लेट बताते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अब स्वास्थ्य उनकी एक्सपेक्टेशंस में नहीं है, मतलब शायद वो ठीक नहीं हो पाए। वो अपनी बीमारी को मिस इंटरप्रेट भी कर लेते हैं कई बार। जिस तरीके से पेट में गैस बढ़ना, होती वह दिल के रोग की बीमारी है और वो सोचते हैं कि ये तो उम्र के हिसाब से गैस बन गई है और पेट भारी हो रहा है, इसलिए मेरी सांस में तकलीफ हो रही है। कई बार जब हम उनको भर्ती होने के लिए कहते हैं तो उन्हें बड़ा डर लगता है हॉस्पिटलाइजेशन से, कि मैं अस्पताल से वापस आऊंगा कि नहीं। यह बीमारी बताना, कई बार पेशाब की बीमारी जैसे कपड़े गीले हो गए तो ये मान के चलते हैं कि यार बताऊंगा मैं किसी को तो ये एक तरीके से सोशल स्टिग्मा लगेगा, लोगों को बुरा लगेगा। कई बार आर्थिक स्थिति रोगी की भी बीमारी के इलाज में बाधक होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस उम्र में सामान्यतया जो हमने हमारी प्रैक्टिस में देखा है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में रोगियों के साथ इंटरेक्शन करने में जो हमने देखा है, वह यह है कि सामान्यतया रोगी पेशाब की इनकॉन्टिनेंस यानी पेशाब को रोकने की क्षमता के बारे में नहीं बताते, कितनी बार वो गिरे उसकी फॉलिंग की हिस्ट्री वो नहीं बताते, किस तरीके से मसल में जकड़न होती है उसको वो मामूली रूप में लेते हैं, सुनना कम, आंख से दिखना कम, मानसिक रूप से संतुलित नहीं रहना, डिप्रेशन में जाना, भोजन किस किस तरीके से भोजन के अंदर उनके जो आवश्यक तत्व हैं उनकी कमी होना, जो कि शरीर में एक विशेष प्रकार से प्रकट होती है, नहीं बता पाते। कई बार वो सेक्सुअल डिसफंक्शन अगर होते हैं, सेक्स संबंधी रोग जो होते हैं उम्र के साथ, वो भी वो स्पष्ट रूप से चिकित्सक के साथ नहीं बताना चाहते। खास तौर से मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि कुछ बीमारियों का पैटर्न जो इस उम्र में होता है वह सब सर्वमान्य है, जैसे इमोबिलिटी, इनस्टेबिलिटी, इनकॉन्टिनेंस एंड इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट। ये 4 आई हैं, अंग्रेजी का आई शब्द जो है, ये 4 ये लगभग सबके साथ मिलता है। इमोबिलिटी से मतलब जोड़ों में दर्द के मारे चलना नहीं हो पाना, इनस्टेबिलिटी का मतलब खड़े होते ही चक्कर आना या गिर जाना, इनकॉन्टिनेंस का मतलब पेशाब पे कंट्रोल नहीं कर पाना, इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट का मतलब अपने जो खुद की गतिविधियां हैं उनके ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं रह पाना। और मैं हरदम चिकित्सकों को भी बताता रहा हूं और हेल्थ केयर वर्कर्स को भी बताता रहा हूं कि इस उम्र के रोगियों का एक एग्जामिन करने का तरीका, इन इस उम्र के रोगियों का उनके अटेंडेंट द्वारा चिकित्सक को बताने का तरीका बिल्कुल भिन्न होना चाहिए। मरीज के अटेंडेंट व चिकित्सक उस रोगी की साइकोलॉजिकल स्थिति क्या है, उसका सामाजिक स्थिति कैसी है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, गेट या बैलेंस वो खड़ा होकर के चल पाता है कि नहीं, खड़ा हो पाता है कि नहीं, उसका व्यवहार में परिवर्तन तो नहीं हुआ है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसको कि हम उसकी रोजाना की गतिविधियों से असेस करते हैं वह कैसी है। ये सब चीजें रोगी के अटेंडेंट को चिकित्सक को बताना चाहिए, रोगी को स्वयं को चिकित्सक से बताना चाहिए। ये चीजें छुपाने से चिकित्सक आपका अच्छे से इलाज नहीं कर पाता। हरदम मेरा ये मानना है कि रोगी अपनी पूरी तकलीफ चिकित्सक को नहीं बताता। अगर बुखार है तो सिर्फ बुखार के लिए ही बताएगा, वह उसके साथ ये नहीं बताता
कि उसके पेशाब में तकलीफ भी है क्या, उसके जोड़ में तकलीफ भी है क्या, उसको गत रात्रि को नींद भी आई है कि नहीं, शरीर में खुजली दाफड़ तो नहीं है। तो इस प्रकार से पूर्ण रूप से अगर हिस्ट्री मरीज नहीं बताता है तो भी हम उसका इलाज अच्छे से नहीं कर पाते हैं। मरीज को क्या बताना चाहिए? वर्तमान की स्थिति बीमारी की, उसकी पास्ट की हिस्ट्री, यानी पूर्व में उसको कोई बीमारी हुई है उसकी हिस्ट्री। खास तौर से हम बार बार पूछते हैं तो रोगी बताता है कि साहब मेरे को 20 साल पहले टीबी का बीमारी हुई थी, या 20 साल पहले मेरे दौरा आया था, या 20 साल पहले 15 साल पहले मेरे हार्ट अटैक हुआ था, मेरे को 15 साल से डायबिटीज है। जब तक हम पूछते नहीं है, जब तक रोगी बताता नहीं है। तो खास तौर से हमको क्या बताना चाहिए कि हमारी पास्ट हिस्ट्री बीमारी की क्या है, वर्तमान में हम खाना खा पा रहे हैं कि नहीं, वर्तमान में नींद आ रही है या नहीं, कोई तंबाकू का, अल्कोहल का सेवन हो रहा है कि नहीं, हम एक्सरसाइज कर पा रहे हैं कि नहीं, ये सब चीजें हमको बताना चाहिए। परिवार में, हाउस होल्ड में कोई उसका अटेंडेंट है कि नहीं, उसका मानसिक रूप से क्या संतुलित है या नहीं, ये सब चीजें अगर आप हमको बताते हैं तो चिकित्सक को इलाज करने में बहुत सुविधा होती है। सामान्यतया देखा गया है कि वृद्धावस्था में रोगी ओवर द काउंटर ओटीसी दवाइयां लेके, खास तौर से दर्द की गोली, पेट में गैस बढ़ने की गोली, एंटीबायोटिक, कई बार एंटीबायोटिक भी ओटीसी के रूप में लेकर के रोगी खा लेते हैं। तो मैं यह समझता हूं कि ये वह अपने शरीर को बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। हम सामान्यतया फिजिकल एग्जामिनेशन में कुछ चीजें ये हम देखते हैं, पर अगर रोगी हमको पूर्व में ही ये बता दे तो काफी अच्छा रहे। जैसे रोगी का वजन कितना है, लंबाई कितनी है, उसको बुखार का कितना है, इन दिनों फेफड़े का इन्फेक्शन ज्यादा होता है तो उसका ऑक्सीजन लेवल कितना है, उसका ब्लड प्रेशर कितना रहता है, उसका सुनने का, देखने का, बोलने का स्तर कैसा है, मुंह के अंदर कैविटी में कोई मुंह में छाले तो नहीं हो रहे हैं, दाने तो नहीं आ रहे हैं, कोई अंदर मुंह में गांठ तो नहीं है, चमड़ी पे खुजली के, दाफड़ के, फोड़े फुंसी के या कोई गांठ का निशान तो नहीं है। खास तौर से महिलाओं में ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन भी किया जाता है। तो आप निसंकोच होके चिकित्सक को बताएं कि स्तन में कोई गांठ तो नहीं है, कोई भविष्य में किसी ने ये बताया हुआ हो कि भाई भविष्य में आप चिकित्सक को हर महीने, 6 महीने में या साल भर में अपने स्तन के बारे में या और किसी गांठ के बारे में बताएं, तो भी आपको चिकित्सक को बताना चाहिए। मैं आपको इस चित्र के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि किस तरीके से हम मरीज के खड़े होने की स्थिति, उसको चक्कर आने की स्थिति या उसके चलने की स्थिति को असेस करते हैं। यह आप घर पे भी कर सकते हैं। पेशेंट को खड़ा करते हैं, अगर वो बिना वॉकर के खड़ा हो सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो वॉकर के साथ खड़ा हो। फिर उसको हम थोड़ा चलने के लिए कहते हैं आंख खोल के, फिर हम उसको कहते हैं थोड़ा आंख बंद करके 10 सेकंड के लिए खड़ा रहे। हम सपोर्ट रखते हैं कि चक्कर नहीं आ जाए। फिर हम पेशेंट को कहते हैं कि 50 फीट के आसपास वो चले, चल करके और वापस पीछे कुर्सी की तरफ आए। इससे हम असेस कर लेते हैं कि उसके किस जोड़ में तकलीफ है, उसका वेस्टिबुलर सिस्टम की वजह से चक्कर तो नहीं आ रहा है, या और कोई लोकोमोटर सिस्टम यानी मांसपेशियां या जोड़ संबंधी कोई रोग तो नहीं है। मरीज का मेंटल स्टेटस हम असेस करते हैं। हर चिकित्सक का ये कर्तव्य भी होता है और ये रोगी और उसके अटेंडेंट का भी कर्तव्य होता है कि वो उसके मेंटल स्टेटस के बारे में बताए। जैसे हम पूछते हैं अभी वर्तमान में समय कितना है, आपके कितने बच्चे हैं, आप अस्पताल में हैं या इस वक्त घर में हैं, इस टाइम लगभग क्या समय हुआ होगा, आपने सुबह क्या खाया। ये कुछ इस प्रकार के 10-15 प्रश्न हम सामान्यतया रोगी से पूछते हैं, जिससे उनके उसका मेंटल स्टेटस पता लग जाता है। हमको ये ध्यान रखना होता है कि वो रोजाना के जो उसके सामान्य काम हैं वो कर पाता है कि नहीं। ये आप रोगी से भी पूछ सकते हैं, ये रोगी के अटेंडेंट से भी पूछ सकते हैं जो साथ आया उसको दिखाने के लिए।
एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, इसको हम कहते हैं एडीएल, और इसके एब्रीवेटेड शब्द होते हैं DEATH। डी यानी ड्रेसिंग, कि कपड़े वो स्वयं पहन पाता है कि नहीं। ई यानी ईटिंग, कि भोजन वो स्वयं कर रहा है कि नहीं। एम्बुलेटिंग यानी वो खुद खड़ा हो पा रहा है, या खुद पानी पीने के लिए, या टीवी चलाने के लिए, या घर में थोड़ा सा छोटा मोटा काम करने के लिए चल पा रहा है कि नहीं। टॉयलेटिंग, वो क्या पेशाब के लिए स्वयं जा रहा है, लेटरिन के लिए स्वयं जा रहा है, और खुद का हाइजीन, साफ सफाई वो कैसी रखता है, इसको हम कहते हैं एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। अगर एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग कर रहा है तो वृद्धावस्था में बहुत ही अच्छी चीज मानी जाती है, क्योंकि एक कहावत भी है कि भाई मैं तो जब तक जिंदा रहूं, जब तक मेरे कम से कम खुद के काम खुद करूं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ये चीज तैयार किया है कि ये 5 गतिविधियां ऐसी हैं जो स्वयं को उसको करना चाहिए। फिर कुछ एक्टिविटी ऐसी कहलाती है जो थोड़ा सा मेंटल फंक्शन अगर ठीक है तो आदमी कर लेता है, वो कहलाती है इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ, जो कि है वृद्धावस्था में शॉपिंग वो कर पाता है कि नहीं, खुद के लिए सामान खरीदना। घर का कार्यक्रम जो छोटा मोटा है वो खुद कर पाता है या कर पाती है कि नहीं। अकाउंटिंग या अपना हिसाब किताब खुद कर पाता है, खुद कर पाती है कि नहीं। प्रिपरेशन फॉर डेली, जो अपना है बिस्तर लगाना है या रजाई लगाना है, या जो छोटे मोटे काम की प्रिपरेशन खुद कर पाता है कि नहीं। और खुद व्हीकल चला पाता है कि नहीं, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज सही तरीके से कर पाता है कि नहीं। ये सब चीजें हम इसमें देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ, अगर इनमें किसी भी प्रकार का कमी हो तो आप तुरंत चिकित्सक को बताइए, वह अपना असेसमेंट करके और आपको आगे बताएगा। मैं आपके साथ बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी 1999 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ ओल्डर पर्सन मनाया था, और उसमें कई गाइडलाइंस दी थी कि हमको किस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे, चिकित्सालय स्तर के ऊपर जेरियाट्रिक मैन पावर बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर भारत में 2030 तक 12.5% जनसंख्या अगर वृद्धावस्थाओं वाली हो जाएगी तो हम किस तरीके से उनका इलाज कर पाएंगे। अगर हम ये विषय विशेषज्ञ तैयार नहीं करेंगे तो शायद हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। तो मैं रोगी और उनके अटेंडेंट को ये बताना चाहूंगा कि कुछ जनरल कंसिडरेशन वो हरदम दिमाग में रखें अगर आपके घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है। मान के चलें कि उनका इंटेलेक्चुअल फंक्शन कम होता है, आप उनके साथ सहयोग करें। आप मान के चलें कि उनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल बदल जाती है, बहुत ज्यादा वो एक्सीडेंट के प्रोन होते हैं, गिर सकते हैं। दे आर मोर वनरेबल टू एनवायरमेंटल चेंजेस, जैसे इन दिनों सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो वृद्धावस्था वालों के लिए बहुत कठिन समय है ये। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए और आप उनसे कॉम्पैक्ट करें, आप उनसे सहयोग करें उनको कि हाँ इस तरीके का विशेष तौर से हो सकता है। मेरी यहाँ ये भी जिम्मेवारी बढ़ती है कि फिजिशियंस का क्या रोल है। कई बार आप अस्पताल में अपने रोगी को लेके आते हैं तो हम भी ये समझते हैं कि हमारा भी इलाज करने के अंदर रोल है वृद्धावस्था में। खास तौर से हमको पूरा जेरियाट्रिक असेसमेंट करने का मरीज और उसके घर वालों को समय देना चाहिए। हमको पूरी टिपिकल उसकी हिस्ट्री बतानी चाहिए, पुरानी हिस्ट्री बतानी चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट दें। हम उसको पूरी कोशिश करेंगे कि एक्सीडेंट प्रिवेंशन के लिए हम उसको गाइड करें। जैसे एक छोटी सी बात है कि घर में जितना ड्राइंग रूम का और आपका रोगी जहां लेटता है उसमें जितनी लाइट की सुविधा है, कम में कम उससे कम लाइट आप बाथरूम में नहीं रखें, नहीं तो गिरने के बहुत चांस रहते हैं। हमने ये देखा कि मकान के अंदर वृद्ध जहां रहता है उसमें कहीं जमीन पे ठोकर नहीं हो, बाथरूम में फिसलने वाली टाइल्स नहीं लगे। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे एक्सीडेंट होने का डर रहता है। रोगी जिस जगह मल त्याग करने के लिए बैठता है वहां खड़े होने के लिए
अगर कोई स्टैंड की सी व्यवस्था कर दी जाए तो भी गिरने की संभावनाएं कम रहती है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि वृद्धावस्था में उसका घर पे ही इलाज हो जाए, उसका कॉस्ट इफेक्टिव इलाज हो जाए, वह ज्यादा से ज्यादा जेनेरिक मेडिसिन खरीदे ताकि उस पे आर्थिक भार इलाज का नहीं पड़े। सामान्यतया हम जो रोग देखते हैं वृद्धावस्था में वो होते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के, वो होते हैं हृदय रोग के, श्वसन रोग के, पेट रोग के, पेशाब के रोग के, एंडोक्राइन रोग के जैसे थायराइड का है, डायबिटीज का है, स्केलेटल सिस्टम मतलब जोड़ों के दर्द का है, जोड़ों में सूजन का है, मांसपेशियों में कमजोरी का है, विजन यानी दूर से दिखने में कमी, हियरिंग यानी सुनने में कमी, न्यूट्रिशन यानी खाने पीने की चीजों का अभाव शरीर के अंदर प्रतीत होने लग जाता है, एंड एक्सीडेंट प्रिवेंशन। हम विशेष तौर से जब भी ये रोगी हमसे दिखाने आते हैं तो हम इन सब चीजों को कंसीडर करते हैं। अंत में मैं ये बताना चाहूंगा कि वृद्धावस्था में इलाज करना कुछ तरीके से हम समझते हैं कि कठिन है। सो हमने एक सिद्धांत बनाया है कि इफ व्हाट यू आर डूइंग इज डूइंग गुड, कीप डूइंग इट। अगर आप जो भी रोगी के साथ कर रहे हैं वह अच्छा है तो आप करते रहिए। अगर आप समझते हैं कि ये अच्छा नहीं है तो उसको करना बंद कर दीजिए। अगर आपको नहीं पता कि इस पर्टिकुलर बीमारी में वृद्धावस्था में क्या करना है तो कुछ मत करिए, क्योंकि आप इलाज को अच्छा करने की जगह कभी भी कोशिश ये नहीं करें कि रोगी की स्थिति और ज्यादा खराब हो जाए, क्योंकि वृद्धावस्था में सामान्यतया उसके शरीर की दवा से दवा के प्रति जो उसकी रिएक्शन है वो कई बार भिन्न हो जाती है। सामान्यतया वृद्धावस्था में एक या एक से अधिक बीमारियों का इलाज चल रहा होता है ना, पॉलीफार्मेसी होती है ना, बहुत तरीके की दवाइयां साथ चल रही होती है। साथ साथ उसको सामाजिक स्ट्रेस भी रहता है, उसको मानसिक स्ट्रेस भी रहता है, उसको कई समय उसको आर्थिक स्थिति भी उसकी ठीक नहीं होती है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको वृद्धावस्था में दवा के मामले में विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करें कि अगर दवा की जगह बिना दवा रोगी ठीक हो जाए। NSAID जिस तरीके से लोग बाग डाइक्लोफेनेक या आइबुप्रोफेन की गोली बाजार से मंगा के खाते हैं, शहरों में भी और गांव में भी, कोशिश करें उसके बदले में वो कुछ कसरत कर ले या कुछ सेक से ठीक करने की कोशिश करे, अपनी पोजीशन से ठीक करने की कोशिश करे, अपनी एक्सरसाइज की वजह से, व्यायाम की वजह से उसको ठीक करने की कोशिश करें। दवा देते टाइम कोशिश करें कि मरीज अल्कोहल का सेवन नहीं करे, अपना धूम्रपान का सेवन नहीं करे। समझाना चाहिए रोगी को व उसके घर वालों को कि इसका क्या बुरा असर उस पे हो सकता है। पूरा दवा के बारे में रोगी को ज्ञान होना चाहिए। हमें उसको ये बता देना चाहिए कि दवा कब खानी है, किस किस समय खानी है, कौन सी दवा रात को खानी है, कौन सी दवा भूखे पेट खानी है, कौन सी दवा दिन में 2 बार लेनी है, 3 बार लेनी है। जितना अधिक से अधिक दवा के बारे में रोगी को व रोगी के घर वालों को समझाया जाता है तो संभावना ये रहती है कि तकलीफ, रोग दवा की वजह से तकलीफ बढ़ेगी नहीं। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि वृद्धावस्था में दवा थोड़ी मात्रा में शुरू करो और धीरे धीरे बढ़ाओ। अगर कोई उसका साइड इफेक्ट है तो उसको तुरंत चिकित्सक को जाकर के समझाना चाहिए, क्योंकि दवा वृद्धावस्था में उस दवा का एब्जॉर्प्शन पेट से, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, यह सब भिन्न हो जाता है। तो विशेष तौर से इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और नेक्स्ट विजिट में अगर उस दवा का साइड इफेक्ट हो रहा है या कोई उसका असर नहीं हो रहा है तो तुरंत उसको बंद कर देने में कोई बुराई नहीं होती।
कई बार दवाइयां इलाज से ज्यादा नुकसान का काम कर देती हैं। हर रोगी में दवा का भिन्न असर होता है। वृद्धावस्था में इन सब चीजों का विशेष रूप से हमको ध्यान रखना होता है, और सबसे बड़ा ध्यान वृद्धावस्था में जो रखना होता है दवा के मामले में, वो ये है कि वृद्धावस्था में कंप्लायंस, दवा लेने के बारे में जो उसकी जिम्मेवारी है वो बहुत कम हो जाती है। आपको ये सुनकर के आश्चर्य होगा कि लगभग 50% रोगी दवा समय पे नहीं लेते, या दवा बीच में छोड़ देते हैं, या दवा का कंप्लायंस नहीं करते। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से और कितनी ड्रास्टिक परिस्थिति ये हो सकती है। अच्छा, क्यों नहीं लेते? उसके कई कारण हैं कि वो प्रेस्क्रिप्शन के इंस्ट्रक्शंस अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, कई बार दवा समय पे खरीद नहीं पाते, कई बार उसका जो एटीट्यूड है पेशेंट का वो अच्छा नहीं होता, कई बार चिकित्सक उसको अच्छा से नहीं समझा पाते, या चिकित्सक और रोगी के संबंध ठीक नहीं होते, तो भी कई बार रोगी दवा का कंप्लायंस कम कर देता है। और कई बार ऐसी थेरेप्यूटिक रिजीम्स होती है, जैसे टीबी में कुछ दवाइयां जो है वो देनी ही पड़ेंगी, भले से गोली का साइज बड़ा हो या छोटा हो। तो इस वजह से भी कई बार रोगी का कंप्लायंस बहुत कम होता है। चिकित्सक का पूरा ध्यान रहना चाहिए इस चीज के ऊपर कि वो अधिक से अधिक रोगी को कंप्लायंस कराने की कोशिश करे। धन्यवाद।